हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राजा बीरबल आपका बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत और विद्युत के हम कर रहे थे एमसीक्यू। आज करेंगे। पिछली क्लास में हमने 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन से। तो आप भी साथ साथ में अपने कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक गुण नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक गुण नहीं है। तो पहला कह रहा है कि वे सतत संवत पास बनाती है। सही बात है। क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, जैसे मान लो ये कोई चुंबक दे रखी है आपको एन और एस। एन से चुंबकीय रेखाएं निकलती है और कहाँ जाती है? एस के पास। तो ये वर्ताकार क्या बना रही है? बंद पास बना रही है। फिर कह रहा है वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये ध्यान रखना, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये प्रतिच्छेद आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये भी दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्रुवों पर ये रेखाएं क्या होती है? पास पास, और जैसे जैसे दूर जाओगे इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा? दूर। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। फिर कह रहा है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कथन गलत हो जाएगा। फिर 4 नंबर कह रहा है कि वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो देखो इधर, ये मान लो एक चुंबक दे रखी है आपको। इस चुंबक की ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। यदि आपको पूछ ले चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो वो हो जाएगी नॉर्थ से साउथ। ये है चुंबक से बाहर। चुंबक के बाहर दिशा कहां से हो जाएगी? एन से एस तक। और यदि आपको चुंबक के अंदर पूछ ले तो वो होती है साउथ से नॉर्थ। और ये क्या होती है? समांतर होती है। अंदर पूछ ले तो कैसी होती है? समांतर अंदर। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा कैसी होती है? तो समांतर होती है। और ये होती है आपके अंदर एस से एन तक। तो ये भी साथ में क्वेश्चन याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर एक समवत क्या बनाती है? वर्ताकार पथ बनाती है, लेकिन अंदर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। और अंदर है दक्षिणी ध्रुव से किस ओर? उत्तरी ध्रुव की ओर। और बाहर पूछ ले आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो आपका क्वेश्चन पूछा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा इधर, आपको यदि तापमान का पूछे, तापमान पर प्रतिरोध का, किसका पूछे आपको? प्रतिरोध का इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आता है चालक पदार्थ, दूसरा आता है अर्धचालक, और तीसरा आता है कुचालक। यदि आपको पूछ ले तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर चालक पदार्थों का प्रतिरोध पूछ लें तो ध्यान रखना प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा पूछ लें अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो ध्यान रखना ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। और कुछ चालकों पर कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना आपको कि यदि तापमान बढ़ाने पर, यदि आप किसी चालक तार का या अर्धचालक पदार्थ का तार का आप तापमान बढ़ा रहे हो, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध चालक पदार्थों का बढ़ता है, अचालक पदार्थों का क्या होता है? घटता है। और कुछ चालकों पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना चालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ये क्या होगा? बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में धारावाही पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का पालन किया जाता है। तो आपको बता रखा है कि जब भी आपको पूछे बल, तो बल से याद रखना ब से यानी बायां। कौन सा नियम हो जाएगा? बायां नियम। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में धारावाही पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। किसका हाथ का नियम? बायां हाथ का
नियम। यदि आपको धारा पूछ ले, क्या ज्ञात करनी है? प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा ज्ञात करनी हो तो उस समय फ्लेमिंग का कौन सा नियम आएगा? दाया नियम। तो दोनों चीज ध्यान रखना, ब से ब याद रख सकते हो, ब फॉर बल और ब फॉर बाया। तो बाया हाथ का नियम से आप विद्युत मोटर में क्या ज्ञात कर सकते हो? बल ज्ञात कर सकते हो, और ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाया हाथ का नियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर के एक तार का प्रतिरोध कितना ओम दे रखा है? 10 ओम। कॉपर की एक तार का प्रतिरोध यानी आपको रेजिस्टेंस दे रखा है R बराबर 10 ओम। R बराबर कितना दे रखा है? 10 ओम। यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई, यानी लंबाई और पदार्थ क्या है? सेम है, लेकिन दुगने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिएगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, R बराबर रो L अपॉन ए। ये क्या कह रहा है कि उसी पदार्थ यानी उसका रेजिस्टेंस सॉरी प्रतिरोधकता क्या है? समान है, लंबाई भी क्या है? समान है। सिर्फ आपको प्रतिरोध और किसके बीच? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। इसका मतलब प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले प्रतिरोध कितना था आपका? 10। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले प्रतिरोध लिख दो 10, ये लिख दिया 10। फिर क्या कह रहा है? लेकिन दुगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? दुगुना, यानी ए का मान कितना है? 2 गुना है। तो यदि अब दुगुना है तो इसका और इसका रिलेशन एक दूसरे के क्या है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो 10 बट्टा कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 5। पहले 10 था, अब इसका क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ये क्या कर रहा है? दुगुना। पहले 1 था, तब इसका प्रतिरोध कितना था? 5। अब इसको दुगुना कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आधा। तो ये ध्यान रखें, देखिएगा इधर R और एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यदि R पहले 1 था, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 था तो प्रतिरोध भी कितना होगा? 1, क्योंकि ये थोड़ा सेम है। यदि आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/2, यानी आधा। तो अब प्रतिरोध बताओ, पहले कितना दे रखा था आपको? 10। तो अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5। तो ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस जितना पहले था, यदि आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर रहे हो तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा। अब प्रतिरोध आधा, यानी पहले था कितना? 10 था, तो अब 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर 5 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको कि 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर, कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए 176 ओम प्रतिरोध को और किसके क्रम में लगा रखा है? इसको समांतर क्रम की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इधर सबसे पहले आपको V यानी वोल्टेज कितना दे रखा है? 220, धारा दे रखी है आपको 5। तो यहां से पहले आप प्रतिरोध निकाल दो। तो सूत्र आपने पढ़ा है V बराबर IR। V का मान है 220, I का मान आपके पास एम्पियर दे रखी धारा, I का मान कितना दे रखा है? 5, और रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो 5 से भाग दे दो, ये हो जाएगा आपका 5 से 5 चौक 20 और 5 चौक 20, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 44। आपके पास प्रतिरोध दे रखा है 44 और आपको समांतर क्रम में जोड़ने पर 176 प्राप्त होता है तुल्य प्रतिरोध। तो आपको क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधों की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिरोधों की संख्या। तो समांतर क्रम का कितना दे रखा है? 176 और ए का मान कितना है? 44। तो कितने से कट जाएगा ये? 4 बार। तो टोटल प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आपको पता है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आपके पास टोटल दे रखा है 176। अब आपके पास दे रखे हैं 44 रेजिस्टेंस ए का, तो टोटल कितने प्रतिरोध होंगे आपके पास? 4। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम किस मामले? अब देखो 2 नियम है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम और एक होता है बायां हाथ का नियम। तो याद रखना इस क्वेश्चन को कि फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो दा फॉर दायां और दा से हो जाएगा दादाजी, दा से क्या हो जाएगा? दादाजी। अब देखो दादाजी, यदि आप दादाजी क्या चालू कर सकते हैं? आपका जनरेटर। तो दादाजी से याद रखना, जब भी आपका जनरेटर आ जाए तो कौन चालू करेंगे? दादाजी, और दा से हो जाएगा दायां। तो जब भी दायां हाथ का नियम कहे तो जनरेटर पर लागू हो जाएगा। दूसरा आ रहा है बायां। तो जब भी मोटर चालू करनी होती है तो हमारे यहाँ पर जो भी दादी होती है उसको बाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाई। तो बाई किसको चालू कर सकती है घर में? मोटर को।
तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दायां हाथ का नियम दादाजी चालू करेंगे, इसका मतलब दादाजी क्या कर सकते हैं, जनरेटर, और बायां हाथ के नियम से यानी बाई क्या चालू कर सकती है घर में, मोटर। तो दोनों चीजें याद रखना। तो फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम में कौन हो जाएगा, विद्युत जनितर, और बायां हाथ के नियम में हो जाएगी विद्युत मोटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, दो वर्ताकार कुंडलियां दे रखी है। कुंडलियां कितनी दे रखी है, दो, एक दे रखी है ए और दूसरी दे रखी है बी। दो कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं आर समान है। आर क्या है, समान। आर आपको दे रखी है समान। फिर कह रहा है उनमें समान विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। आई का मान भी क्या है, समान। फिर आगे कह रहा है लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे, फेरो यानी एन की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 50, और इधर कितनी दे रखी है, 100 फेरे हैं। तो ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विकल्प कौन सा सही होगा। अब आपको बता रखा है कि फेरों की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिक। तो जिसमें फेरों की संख्या अधिक उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक। अब देखो फेरों की संख्या अधिक किसमें है, बी में, तो बी का चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा किससे, ए से। तो कौन से ऑप्शन में आपको दे रखे कि बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, अधिक होगा। पहले में दे रहा है कि एक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक नहीं, क्योंकि एक एक फेरों की संख्या क्या है, कम है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होना चाहिए। दूसरा कह रहा है बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक है ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से, तो ये क्या हो जाएगा, सही। अब दूसरा इसमें ये भी कह सकता है कि ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, कम है। या तो भाई बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए से क्या है, अधिक है, और ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, कम है। तो दोनों पहलू आपको याद रखने। फिर आता है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहली चीज, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, एक अदिश राशि है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। नहीं सॉरी, अदिश राशि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है ये केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, नहीं, चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर दोनों स्थित होता है चुंबकीय क्षेत्र। फिर कह रहा है किसी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जा सकती है, सही बात है। आप चुंबकीय सुई द्वारा इसकी दिशा ज्ञात कर सकोगे चुंबकीय क्षेत्र किस ओर लग रहा है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है, नहीं, ये वृत्ताकार में भी होता है, वृत्ताकार बंद पथ भी बनाता है। इस कारण ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, 3 नंबर के, किसी बिंदु पर इसकी दिशा दिक्सूचक यानी चुंबकीय सुई या फिर कोई उपकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। पहला कथन क्या कह रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। 2 नंबर कथन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसका मतलब धारा किस तरफ जाएगी, इसके विपरीत। धारा किस तरफ जाएगी, इसके विपरीत जाएगी। तो ध्यान रखना इसके बीच एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। ये कह रहा है कि कोई बल अनुभव नहीं करता है। अब देखो धारा जाएगी इसके विपरीत, भाई इलेक्ट्रॉन लंबवत जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होती है, धारा। तो देखो पहला कथन कह रहा है एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है, तो ये भी कथन क्या आपका गलत है। सिर्फ कथन कौन सा राइट हो जाएगा, 1 नंबर, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होगा, तो उनके बीच कौन कितना बनेगा, सुनो इधर, भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर यानी आपको क्या दे रखा है, लंबवत, क्या दे रखा है, लंबवत। अब लंबवत का मतलब कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, ILB साइन थीटा। ILB क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का मान आपको कितना दे रखा है, 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये बल अनुभव करेगा और वो भी कैसा करेगा, अधिकतम। तो ये ध्यान रखना F बराबर क्या होता है, ILB साइन थीटा। अब थीटा मान कितना है, 90 का तो बल अनुभव करेगा, और ये कह रहा है कि बल अनुभव नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो 27 में ओनली 1 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि देखो इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होती है, धारा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है उसकी विपरीत दिशा में क्या जाती है, धारा गतिमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर लंबे तार के
तांबे के तार का प्रतिरोध कितना है, आर है 5 मीटर। अब देखो आपने पढ़ा है आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, एक तो लंबाई वाले तार की और दूसरा प्रतिरोध। तो ये रहा प्रतिरोध और ये रहा लंबाई, दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों क्या है, समानुपाती। दोनों क्या है भाई, समानुपाती। अब कह रहा है कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है, ये 10 मीटर लंबा तार, इसका प्रतिरोध क्या है आपके पास, आर है। फिर कह रहा है कि 5 मीटर, यानी पहला 5 मीटर, यानी इसको क्या कर रहा है, आधा। तो लंबाई आधी है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, आधा, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपाती। लंबाई आधी तो प्रतिरोध भी आधा, तो इसको भी आधा कर दो, तो आर बटा कितना हो जाएगा 2, या फिर इसको लिख सकते हो 0.5 ओम। तो लंबाई, यदि लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो इसका मतलब आ जाएगा इसका उत्तर 4 नंबर 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी गुणी कर दी जाए, 3 गुणी कर दी जाए, तथा अन्य कारकों में परिवर्तन किए बिना, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा था प्रतिरोध और लंबाई एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। यदि लंबाई को 3 गुना कर रहा है तो प्रतिरोध भी कितना गुना होगा, 3 गुना। यदि लंबाई को 1/4 किया जाए तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 1/4। तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य। तो आपको पता है कि यदि V बराबर क्या होता है, W/Q, V बराबर क्या होता है, W/Q, तो कार्य बराबर क्या होता है आपका, विभवांतर इंटू आवेश। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश। तो देखो विभवांतर कितना दे रखा है आपको, 5 वोल्ट, और आवेश कितना दे रखा है, 10 कूलाम। तो ये हो जाएगा 5 × 10 बराबर 50। 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50। और कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये ध्यान रखना, कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल। तो कितना कार्य होगा, 50 जूल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर 50 जूल। आपको भी पता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या दे रखा आपको, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। कहां पर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर। और ये यदि मैं इकाई धनावेश को कहां से ला रहा हूं, अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। क्या कहलाता है, विभव। तो ये ध्यान रखना, यदि अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के एक बिंदु तक ला रहे हो तो वो हो जाएगा विभव, और यदि आप ला रहे हो चुंबकीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो वो हो जाएगा आपका विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों का मात्र क्या होता है, वोल्ट। विभव और विभवांतर दोनों का मात्र क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। अब देखो पंख में गति होती है, सही बात है, मोटर में गति होती है और जनरेटर में भी गति होती है, लेकिन विद्युत हीटर में कोई भी गति नहीं होती है। और इसका तंतु किसका बना होता है भाई, विद्युत हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। अब विद्युत जनरेटर आपको पता होगा कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। और ये ध्यान रखना कि यांत्रिक ऊर्जा दो चीजों का योगफल होती है, एक तो आपके गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये ध्यान रखना कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो ये भी साथ में याद रखना कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, और ये होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। और फिर विद्युत मोटर आपके ध्यान रखना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
और विद्युत पंखा भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी सेम का सेम है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान मोटाई के एक तार का प्रतिरोध R है, समान मोटाई का प्रतिरोध कितना दे रखा है R, तो इसके 5 बराबर टुकड़े किए गए, तो इन 5 टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो प्रारंभिक तथा अंतिम अनुपात ज्ञात करो। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना टुकड़े कितने हैं, 5 टुकड़े इसने 5 किए हैं, तो आप कोई भी 5 ऐसा मान लो जो 5 के गुणज में आता हो और बराबर टुकड़ा हो। तो पहले मैं 5 का लेता हूं भाई, मैंने लिया टोटल प्रतिरोध 25, कितना लिया है 25। अब 25 को मेरे को टुकड़े करने हैं 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 टुकड़े बन गए, प्रत्येक के कितने टुकड़े करने हैं आपको 5, तो ये कर दिए 5, यानी 25 को 5वां एक भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 और 5 भागों में। अब इसको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में, किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ो, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5 और प्लस कितना हो जाएगा 1/5, तो इनको जोड़ोगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 1, और पहले कितना था 25, तो आपका अनुपात कितना आ गया 25:1। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है कि जब भी आपको पूछे कि R मोटाई वाले, तो सबसे पहले आपको R का मान कुछ भी मानना है। मान लो R का मान 4 दे रखा है, मान लो R का मान आपको 3 दे रखा है, मान लो R का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब यदि आपको पूछे इस R डैश का मान बताओ, इधर भी R डैश का मान और इधर भी R डैश का मान, R डैश का यानी आपको बाद वाला बताना है। तो यदि जो कहते हैं कि R बराबर 4 भागों में बांटना है, तो कुछ नहीं करना है, R का 4 का स्क्वायर करो 16, 3 का स्क्वायर करो 9 और 2 का स्क्वायर करो 4, तो R डैश का मान हमेशा कितना होगा 1 होगा, R डैश का मान कितना होगा 1, तो इनका उत्तर आ जाएगा आपका 16:1, इसका हो जाएगा 9:1 और इसका हो जाएगा 4:1। ये कब लगेगा, जब आपको कहें कि समान मोटाई के एक तार का प्रतिरोध R दे रखा और फिर R डैश आपको पूछे, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऐसे करना है, आपको 6 दे तो 6 का स्क्वायर 36, पहले 36 था, फिर अनुपात में 1 लिख दो, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 25:1। फिर कह रहा है कि कौन सा 1 वोल्ट के मान के बराबर है। 1 वोल्ट का मतलब कि V बराबर आपको पता है W अपॉन क्या होता है Q, V बराबर W अपॉन Q, क्योंकि आपको देखो J दे रखा है जूल, फिर दे रखा है C कूलाम और S दे रखा है आपको सेकेंड। तो यही आपको पूछा गया है कि देखो V बराबर W अपॉन Q, तो देखो भाई कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, और Q यानी कूलाम, कूलाम Q होता है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रा होता है कूलाम। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में जूल प्रति कूलाम आपको ऑप्शन में मिल रहा है, जूल प्रति कूलाम, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 जूल प्रति कूलाम। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आपको डायरेक्ट सूत्र से पूछ सकता है, तो इनके आपको ऐसा ही मात्रक याद रखना है कि जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक और आवेश का हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम के अनुसार चालक चारों ओर मुड़ी हुई अंगुलियों को देखो। मान लो दक्षिण हस्त आपको कहें कि दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार देखो, ये यदि अंगूठा ये मैंने दाएं हाथ लिया है और इसको मान लेते हैं ये कोई चालक पदार्थ है, इसको मैंने पकड़ा है और जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ मैंने क्या रखा अपना अंगूठा। तो यदि आप अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हो तो अपनी मुड़ी हुई अंगुलियां जो ये मुड़ रही है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये आपको पूछ रहा है कि चारों ओर मुड़ी हुई अंगुलियां किसका प्राचल को दर्शाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये ध्यान रखना, और अंगूठा किस ओर होना चाहिए धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, यानी फ्रिज कितना वाट का आपके 400 वाट का, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। प्रतिदिन कितने घंटा चलता है वो 8 दिन चलता है। फिर कह रहा है कि 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा दे रखा आपको किलोवाट घंटा, इसका मतलब ये 1 यूनिट का मान है। किलोवाट घंटा में आप यूनिट मापते हो, किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा बच्चा क्या लेते हो आप 1000, तो वो क्या होता है 1 यूनिट की दर से इसे 30 दिन चलाया जाता है। कितने दिन चलाया जाता है 30 दिन चलाया जाता है। तो उसके लिए आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कितना वाट दे रखा है 400 इंटू कितने घंटा चलाना 8 घंटे। अब ये तो हो गया 1 दिन का, लेकिन कितने दिन चलाना है 30 दिन, ये हो गया 30 दिन। अब यूनिट निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं 1000 का,
तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 8 चौक 32 इंटू 3। अब देखो ये कह रहा है कि अब यूनिट आगे आपके इतने, अब ये कह रहा है कि 3 रुपए प्रति आपको यूनिट का दे रहा है, तो इंटू कितना हो जाएगा 3 रुपए, तो 3 इंटू 3 9, 9 दूनी 18 और 1 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। तो आपका खर्चा आएगा 288 रुपये। कितने रुपए आएगा? और टोटल यूनिट आपके कितने बने थे, यूनिट पूछ लें तो 32 इंटू 3 यानी यूनिट बन जाएगा आपके 96, यानी 6 यूनिट बनेंगे और 1 यूनिट रुपए कितना आ रहा है 3 रुपए। तो इस प्रकार आप घर में भी देख सकते हो कि कितने कितने आपके वॉट के लगे हुए हैं, और उससे यूनिट निकाल कर जो भी आपके मार्केट वैल्यू है उससे गुणा करने पर आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, बिल राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि एक विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा प्रत्येक 1 बार में बदलती है। तो आपको जब थ्योरी पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है। तो हो जाएगा आधे रोटेशन के बाद उसकी दिशा क्या होती है, बदलती है। तो ये भी ध्यान रखना, एक विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या होती है, बदलती है। चलते हैं नेक्स्ट यानी 37 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? तो देखिए आपको क्या कह रहा है, आपने पढ़ा होगा सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT। ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, 100 जूल। ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, 100 जूल। फिर कह रहा है धारा यानी I का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू प्रतिरोध दे रखा आपको 4 और प्रति सेकंड यानी 1, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और यहाँ दे रखा I स्क्वायर, तो I का मान कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ये ध्यान रखना कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि आपको यदि आपको सही कहता है तो उनमें से सही चयन करना। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। ये कथन क्या है भाई, गलत है, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि चालक पदार्थ है तो उसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यदि अर्धचालक पदार्थ है तो उसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, और कुछ चालक पदार्थों पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे 2 नंबर कह रहा है किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उससे धारा उतनी क्या होगी, अधिक प्रवाहित, क्योंकि वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, धारा के। तो जितना वोल्टेज अधिक होगा धारा उतनी अधिक क्या होगी, प्रवाहित होगी, यानी दूसरा नंबर कथन क्या है, सही है। फिर क्या है प्रतिरोध का सही मात्रा क्या था, ओम, ये भी क्या है, सही है। यदि सही पूछता तो आपका ऑप्शन होता 2 और 3 दोनों, लेकिन यहाँ क्या पूछा आपको कौन सा कथन सही नहीं है। तो एग्जाम में भी ये ध्यान रखें आप, क्योंकि नहीं तो आप पढ़ते नहीं हो कौन सा कथन सही है और तीनों कथन पढ़ के आप ये क्वेश्चन कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, केवल 4 नंबर उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि आपको नहीं पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 1 इसमें दे रखा है 4 नंबर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 1 वाट शक्ति कितनी दे रखी है, 1, और घंटा दे रखा 1, तो वाट इंटू घंटा 2 ही दे रखा है, किलो नहीं दे रखा है, तो आपको साथ में किलो वाट नहीं लगाना, सिर्फ वाट और घंटा दे रखा है और 1 वाट दे रखा है तो साथ में 1 लगा दो तक किया जाता है। तो इसमें कितनी ऊर्जा का उपभोग होता है, तो ये 1 वाट घंटा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 1 वाट घंटा दिख रहा है, 3। यदि साथ में 1 किलो वाट भी देता तो किलो लगाते हैं, और वाट घंटा दे रखा है तो वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस और अंदर पूछे तो आपको बता रखा है दक्षिण ध्रुव से किस और होती है, उत्तरी ध्रुव तक। तो आज की क्लास यही तक। यदि आपको क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।